हिंदी साहित्य और हिंदी कविता का सांस्कृतिक परिदृश्य विषय पर गंभीरपूर्ण वाणी के लिए धन्यवाद आशीष जी। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमा एस जी को वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सभा और सभागार में उपस्थित दिग्गजनों, समय काफ़ी निकल चुका है। हमारी ये संस्कृति नहीं है हमारे बच्चों की 3:30 के बाद रहने की। अक्सर तो 3:30 के बाद बच्चे निकल चुके होते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे इधर मौजूद हैं उन सबके प्रति मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। आशीष जी के जैसे तूफान भरी ये जो भाषण जो सुनने के बाद अब थोड़े छिटपुट वर्षा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय इतना ही है। आशीष जी ने विस्तार रूप से संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, समग्र रूप से आपको समझाया। इसलिए मैं वो जो भाग जो है मैं हटाती हूँ, सीधे सांस्कृतिक परिदृश्य पर आना चाहूँगी, क्योंकि ये जो विषय जो है इतना विराट है, इतना व्यापक है कि जितना समय हम बताते रहे लेकिन वो पूरा नहीं पड़ेगा, वो खत्म कभी हो भी नहीं जाएगी। तो ऐसा एक विषय है। आपने संस्कृति जाने, संस्कृति क्या है वो भी इन्होंने बता दिया, सभ्यता क्या है वो भी इन्होंने बता दिया। भी मैं ये जो परिदृश्य है, सांस्कृतिक परिदृश्य है, वो परिदृश्य हिंदी कविता में किस तरह बदलते आ गए हैं। जैसे कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, समकालीन तक जो कविता का जो विकास है, उनमें ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य वो किस तरह बदलता आ गया है, उस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगी कि ये सांस्कृतिक परिदृश्य आखिर क्या है। आशीष जी ने जहाँ बता दिया था कि हम जो प्रकृति है, उस प्रकृति में जो कुछ भी मनुष्य द्वारा निर्मित होता है वो संस्कृति है। यानी कि पृथ्वी के सतह पर मनुष्य का होना या मनुष्य का हस्तक्षेप का प्रमाण जो है वो परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य है। यानी प्रकृति प्लस संस्कृति, संस्कृति वो कृति अलग, कृति जो है वो सांस्कृतिक परिदृश्य है। यह परिदृश्य अक्सर बदलता जा रहा है, क्योंकि संस्कृति जो है वो काल के अनुसार बदलती जाती है। साहित्य में इसका अंकन होना जरूरी है, क्योंकि साहित्य क्या है, साहित्य जोड़ने या जुड़ने की प्रक्रिया है। तो साहित्य में संस्कृति का अंकन होगा, क्योंकि संस्कृति की कोई भी चर्चा साहित्य के बिना नहीं हो सकती, और साहित्य में संस्कृति का अंकन होना जरूरी है। ये दोनों परस्पर पूरक है। तो ये जो बात है भूमिका के तौर पर आशीष जी ने आपको इतने विस्तार रूप से बता दिया था, तो इसलिए मैं इसे हटाकर सीधे साहित्यिक रचनाओं पर आना चाहूँगी। देखिए, साहित्यिक रचना हमारे भारतीय मनुष्यों ने कहा था कि साहित्यकार जो है समाज से उनका उत्तरदायित्व होता है। तो समाज के प्रत्येक समाज में उस समय की संस्कृति क्या है, उसी के आधार पर साहित्यिक रचना होनी चाहिए, और उनमें मूल्य की चिंता, मानवीय मूल्यों की चिंता कवि कर्म का या कवियों का सबसे बड़ा कर्तव्य भी होता है। तो इसलिए साहित्यिक रचना प्रत्येक समाज का विश्लेषण भी कर रहा है। आप जरा कालिदास के बारे में इन्होंने बता दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जब हम इस आज वर्तमान काल में पढ़ेंगे तो हम ये सोचेंगे कि देखो दुष्यंत ने शकुंतला के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया है, कितना असभ्य व्यवहार किया है। लेकिन दुष्यंत के ज़माने में जो सामंती जो संस्कृति जो है, उस ज़माने में नारी के प्रति ही दृष्टिकोण थी, वो जायज़ था। लेकिन सफल साहित्यकार होने के नाते जो समाज के साथ सरोकार रखने वाले सफल साहित्यकार कालिदास ने ये जो नारी के प्रति जो अभद्र व्यवहार जो है उसे विमर्श के रूप में हमारे सामने रखा। यही साहित्यकार के सफलता है। तभी अभिज्ञान शाकुंतलम उच्च कोटि का साहित्य कहने लगा। यही समाज के साथ साहित्यकार का सरोकार जिसे हम कहते हैं। आधुनिक काल में निराला जी के बारे में मैं भी कहना चाहूँगी। निराला जी सरोज स्मृति में कन्याकुब्ज ब्राह्मणों के जो अर्थ पिपासा की, धन के प्रति उनके जो अत्यधिक आग्रह जो है, लालच जो कन्याकुब्ज ब्राह्मण जो है
उन पर उन्होंने ऐसा लिखा है कि कन्याकुंज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेल, इस विषम वेली में विष की भल, ये दत्त मरुस्थल नहीं सुजन। स्वयं कन्याकुब्ज ब्राह्मण होने के बावजूद उस समुदाय के कुछ लोगों के जो धन के प्रति जो लालची प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य करते हुए निराला जी ने कहा है ये मरुस्थल है, ये विष भली है, यहाँ कोई सुफल मिलने की कोई आशा ही नहीं है, इसलिए अपनी कन्या को उस कुल में देने के लिए वो तैयार नहीं है। ये क्रांतिदर्शी निराला की पंक्तियां हैं। आगे जाकर नामवर सिंह ने भी ये जो आजकल आधुनिक काल में जो कितने लोग इस तरह के स्वार्थ बन गए हैं उसी पर नामवर सिंह ने भी कहा है, क्षमा मत करो वत्स, आ गया दिन ही ऐसा, आंखें खोलते ही कलियां भी कहती है पैसा। क्योंकि आजकल बच्चे भी या क्योंकि जो बच्चे देखते हैं बड़ों से वही स्वभाव उनकी आ जाती है, वही संस्कार उन पर भी आ जाते हैं कि आजकल सब पैसे का बल है। पूजा तो होती है पैसे की, पैसे वालों की पूजा होती है। और कहते हैं आजकल जमाना भी या समाज भी ऐसा बदल गया है कि ये धनवान लोग यहाँ हलते भूलते हैं, जैसे कि प्रगतिवाद के समय कवियों ने कहा है। लेकिन ये जो आर्थिक विषमता की जो बात प्रगतिवादियों ने जो कहा है वही बात आज भी दोहरा रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे के जितने भी लोग हैं वो अगर जिंदा है या मर गए ये देखने वाले के लिए आजकल कोई सरकार भी नहीं है। हमारे ये जो विडंबना भी है, तो ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को जूझते हुए आगे बढ़ने वाला मनुष्य, निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही हमारे आधुनिक कविता के वाहक हम कहते हैं। इन आधुनिक मनुष्य कैसे होता है, वो संघर्षों से जूझ रहे हैं लेकिन वो अकेला है, वो कमजोर है, फिर भी उन्हें इन चुनौतियों को पार करके आगे जाना ही है। सहायता करने के लिए या सहायता के लिए कहीं किस तरफ देख लिया जाए उन्हें कोई पता नहीं है, क्योंकि अंबानियों की और अदानियों का जमाना बन गया है। इसलिए एक आगे ने कहा है, न कहीं अंत है, न कोई समाधान है, न जीत है, न हार है, केवल परस्परता के तनावों का एक अविराम व्यापार है और इसमें हमें एक भव्यता का बोध है। देखिए ये जो आशा है, ये जो भव्यता का बोध ही तत्कालीन समाज के प्रति प्रखर रहने का आह्वान करता है। आपके एमए के पाठ्य पुस्तक में प्रयोग से समकालीन तक प्रयोगवादी कविता और समकालीन कविताओं का एक संग्रह है। उनमें से कुछ कविताएं मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरह ये परिदृश्य बदलता आ रहा है। क्योंकि समकालीन कविता का परिदृश्य इस तरह संघर्षों से जूझने वाले मनुष्य का है, इसलिए वो मनुष्य ही आधुनिक कविता का वाहक भी है। उनका संघर्ष हम देखेंगे प्रगतिवादी समय से ही हम देखेंगे। देखिए दिनकर ने जो लिखा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। आपने प्रगतिवादी के बारे में लिखते वक्त ये दो पंक्तियां अक्सर लिखा करते हैं, क्योंकि ये समाज की सबसे बड़ी विसंगति है, ये जो आर्थिक विषमता। लेकिन ये तब से लेके बाद में 60 काल में यही बात धूमिल ने भी लिखा है। एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी जो है रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। ये तीसरा आदमी सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। देखो ये भी हम प्रगतिवादी कालीन दिनकर की पंक्तियों से मेल खाने वाला है। संसद तो आज भी चुप है, प्रश्नों का जवाब वो आज भी नहीं देता। यही नहीं, वो सामान्य जनों से मुखातिब आते भी नहीं है। तो यही संसद की आजकल हम जो संसद हम देख रहे हैं उसकी प्रकृति तो या उसकी संस्कृति तो यही है। तो क्या सांस्कृतिक परिदृश्य तब से लेकर अब तक आज भी बदला नहीं है? सोचने वाली बात है। वर्तमान समय के इस तरह के संसद सदस्यों के बारे में, राजनीतिक नेताओं के बारे में तो हम समकालीन कवि मदन कश्यप की पंक्तियां देखिए।
बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका होना चाहिए। इसी उद्दंड विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है, अभद्र सौदागर सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी, और जो न बिकी तो चुने हुए बेशरम प्रतिनिधि बिकेंगे। यदि वे भी नहीं बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। यानी ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो राजनीतिक नेताओं के जो डरावना सपना था, जो रसूख, जो राजनीति, उस पर व्यंग्य करने वाले ये पंक्तियां आज भी हम कह सकते हैं प्रासंगिक है। परिदृश्य बदलता तो है लेकिन पैसे के नए नए चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। लक्ष्य तो उनका भी एक ही है। ये सब हम जैसे कि हमारे डे टू डे जिंदगी में होने वाली जो भी बातें हैं तब से लेकर, यानी कि प्रगतिवादी जमाने से लेकर क्रांतिदर्शी कवियों ने जो लिखा है वो आज भी सत्य हम देख रहे हैं। अब हम देखें कि इसी तरह नारियों के पर जो होने वाले अत्याचार पर देखिए कि ये जो है सांस्कृतिक परिदृश्य किस तरह बदल गया है। वीर गाथा काल में नारी क्या थी? वीर गाथा काल में युद्ध पर राजाओं को मिलने वाली तोहफा थी नारी। तोहफे के रूप में उनका चित्रण हुआ करता था। मध्य काल में आकर सूरदास को तुलसीदास जैसे कि आदर्श रूप में स्त्री को हमारे सामने प्रस्तुत तो किया, लेकिन फिर भी स्त्री आखिरकार नरल के द्वार के लिए, नरल का द्वार ही उनकी विशेषता थी, क्योंकि वही भी स्त्री के लिए कोई आदर्श रूप पूरी तरह का, मतलब हम कह सकते हैं ईमानदारी के तौर पर किसी भी कवि ने स्त्री का जो यथार्थ रूप हमारे सामने नहीं रखा। रीतिकाल में देखो, रीतिकाल में नायिकाओं के कई भेद हमारे सामने रखे हैं। बिहारी की नायिका विरह व्यथा में इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेते हुए वो 6 फुट पीछे जाती है और 6 फुट आगे आ जाती है। ऐसे विरह हम जो स्त्री है हमने कभी ऐसे विरह व्यथा का अनुभव तो नहीं किया। मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि ये नागमती विरह क्यों एमए के लिए रखा हुआ है। ये जो कविता के अलंकारों के लिए मुझे लगा ऐसा रखा हुआ है, इतनी अतिशयोक्ति है इसमें, लेकिन कुछ ऐसा भी लग रहा है कवियों ने असली स्त्री को शायद नहीं देखा होगा। इसमें थोड़ा सा जो अंतर आया आधुनिक काल में, वहीं जाकर ये जो द्विवेदी युगीन काल के बारे में जैसे कहे, तब जाकर यशोधरा, ऊर्मिला, कैकेयी जैसे उपेक्षिता नारियों के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने आदर्श नारी का जो रूप हमारे सामने रखा, लेकिन तब भी उन्होंने लिखा अबला जीवन हाय तुम्हारी ही कहानी। वहाँ भी स्त्री को अबला के रूप में ही देखा, क्योंकि अबला के रूप में देखना ही वो पुरुषवादी समाज का दृष्टिकोण था, उनका नजरिया तो वही था। और प्रसाद जी ने थोड़ा सा गौरव ऊपर उठाया, कहा नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास न जन नग पगतल में, ऐसे करके स्त्री का गौरव थोड़ा ऊंचा उठाया। लेकिन फिर भी जो मर्यादा की सीमा थी नारियों की, उस सीमा के अंदर तुम रह, यही ये जो पुंसवादी समाज का जो उनकी आज्ञा थी, तो उसी मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को उच्चमंगल नारी घोषित करके समाज से बहिष्कृत करने की वो जो रीति जो है वो तब भी थी। आज थोड़ा तो बदल गया है लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन उस समय प्रगतिशील जो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जो पंक्ति बदलाव का स्वर लेकर हमारे सामने आया, सबल पुरुष यदि भीरू बने तो हमको वरदान दे सखी, अबलाए उठ पड़े देश में करे युद्ध घमासान सखी। झांसी की रानी की पंक्तियां है, ये बदलाव का स्वर था। छायावादी युग में महादेवी जी ने भी निर्भरी दुख की बदली के रूप में स्त्री को चित्रित किया, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी रानी एक स्त्री के बदलाव का स्वर लेकर हमारे सामने आए। और निराला का तोड़ती पत्थर भी उन्होंने पत्थर तोड़ने वाली युवती को जानबूझकर इलाहाबाद के पद में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद में उन्हें वो जो नेहरू जहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं वही वो जो आर्थिक विषमता का आंकलन करने वाली, पत्थर तोड़ने वाली युवती जो मार जो खाती है लेकिन वो रोती नहीं है, सबल औरत का एक उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है। आगे आकर नई कविता और प्रयोगवादी कविता में भी नारी का नया रूप हम देख रही थी। जैसे कि भूमिजा में रघुवीर सहाय ने राम को कटघरे में खड़ा करके यही पूछा, राम बताओ जग के शक पर
जग के शक पर क्यों सीता को त्यागा, टूटा करते हैं धनुष तो टूटा नहीं ब्याह का धागा। तो ये आधुनिक काल की स्त्री थी, लेकिन स्त्री के अंग प्रत्यंग से हटकर उसे संपूर्णता में देखने की कोशिश वर्तमान कालीन कविता के रिजल्ट है। वो आधुनिक काल में जो स्त्री महिला लेखन जब शुरू हुई, आधुनिक काल की जो स्त्री रचनाओं में स्त्री मध्यकालीन कविता के बाई प्रोडक्ट नहीं है। आधुनिक काल में उसकी स्वतंत्र छवि है। आधुनिक काल में स्त्री केवल अबला या श्रद्धा या निर्भरी दुख की बदली नहीं है, वो पितृसत्ता के दुर्ग द्वार को दस्तक देती हुई हमारे सामने आने वाली है। तो इसलिए अनामिका कैसे कहती है कि एक जमाना था, कैसे थे वो जो स्त्री का चित्रण, वो ही संस्कृति और आज के सांस्कृतिक परिवेश कैसे बदली है। तो इसके लिए अनामिका का कथन देखिए, एक जमाना था जब पुरुष कविताएं लिखते थे और औरतें क्या करती थी, उन कविताओं के अनंत छिद्रों से अच्छी बच्ची की तरह छानती मंद मंद मुस्काया करती थी। उन औरतों के खास लक्षण भी वे बताती है, वे सर्वदा सर्वांग सुंदर थी और उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि अपनी सुंदरता कहीं खो न जाए, क्योंकि अगर सुंदरता खो जाए तो पति दूसरी शादी करेगी। तो यही तो हम वीर गाथा काल से देखते आ रहे हैं, नई नई रानियों को लेकर आना। और दूसरा लक्षण क्या है, अक्सर वे असमय ही भगवान को प्यारी हो जाती है, क्योंकि उसकी हत्या हो जाती थी और आजीवन उसका यही कर्तव्य था कि अपने पति को प्रेरणा देना, और स्वयं अपने पति को प्रेरणा देना है तो उसका तो बुद्धि तो होगा ही, लेकिन अपने बुद्धि को, अपने जो शुद्ध बुद्धि को वो बिसराए रखना है, यही स्त्री का लक्षण था। लेकिन इसलिए अनामिका जी ही कहती है, हम इनमें से कोई नहीं मुग्धा प्रगल्भा विदग्धा सुरति गर्विता, परकिया भी नहीं न सुकिया ही मुग्धाएं जब। बोर्ड के सिवा भी कई देनी थी हमको परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाओं के सिवा हमें और परीक्षाएं देनी थी, संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाएं देते हुए हमें फुर्सत नहीं मिली। तो ये जो स्त्री के जो छवि जो पारंपरिक रूप से हमारे सामने रखती आ रही थी, उसके खिलाफ अनामिका ये बोल रही है। इसलिए नीलेश रघुवंशी ने भी लिखा है, मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को, आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति। तो ये भी विमर्श के रूप में परिचर्चाएं हो जाती है। स्त्री का स्थान या स्त्री के स्वतंत्र छवि हमारे सामने आ जाती तो जरूर है, लेकिन कब तक ये जो स्त्री का उत्पीड़न इसी तरह ये जो कहानी के रूप में हर अखबार में एक न्यूज़ के रूप में आता जाता है, हम बिसरता जाता है, ये कब तक रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। वो परिदृश्य भी अभी बदलनी चाहिए। गगन की कविता भी है, एक दिन लौटेगी लड़की, वो भी जो स्त्री के जो पुराने मिथ जो है उसे तोड़कर नई लड़की का तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। तो आपसे कहने का मतलब है कि ये जो संस्कृति जो है, हमारी पुरानी संस्कृति, जहाँ हम कहते हैं कि स्त्री जहाँ है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, ये जो संस्कृति जो है स्त्री की पूजा करने की संस्कृति, ये जो परिदृश्य बदलता जा रहा है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम जिसकी पूजा करेंगे उसका उत्पीड़न भी हो जाएगा। स्त्री की पूजा करेंगे, पूजा की वेदी से नीचे उतारकर उसका बलात्कार किया जाता है। जो ट्रांसजेंडर है उसकी भी पूजा करेंगे, उसका भी उत्पीड़न हो रहा है। तो इसलिए कवि कर्म आसान नहीं है। ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य बदलने की या संस्कृति का अंकन करने का जो कवि कर्म है वो आसान नहीं है। जैसे कि पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आँख से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप ही होगी कविता जन, वो भी बदला है। और उसे जैसे इस तरह की कविता नहीं, विप्लव के या क्रांति की कविता लिखने के लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन भी कहते हैं, कवि कुछ ऐसा ताल सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो आजकल के जो कवि कर्म ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसलिए जैसे कि आपके एमए के कोर्स बुक में कविता की मौत के रूप में धार्मिक भारती ने जो लिखा है, वो आशा करते हैं कविता की मौत नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान जमाना ही कुछ ऐसा हो गया है। जैसे कि अशोक वाजपेयी ने कहा है, हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं, कुछ सहायक क्रियाएं बचे हैं,
कविता ऐसे ही बनाए रहे, भाषा को चोट न पहुंचाने के लिए वो कविता लिखना, मतलब इस बर्बर समय में वो कविता लिखना नहीं चाहते। ऐसा एक रूपक हमारे सामने रखा है। सचमुच ये समय काफी बर्बर है, हमारी संस्कृति अपसंस्कृति बनती जा रही है और हमारे जो नेतागण जो है वो इस अपसंस्कृति को ही अपनी संस्कृति बनाकर आगे जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कविता ही या साहित्य ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचाए रहे और सांस्कृतिक परिवेश का सही अंकन साहित्य में कर सके। समय काफी निकल चुकी है, इसलिए यहाँ यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सुमा जी। वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर गोपकुमार जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित आदरणीय विद्वज्जनों, अध्यापक बंधुओं, मित्रों, सबका सादर प्रणाम। जिनके सौजन्य से मुझे आज ऐसा मौका मिला है, उन तमाम व्यक्तियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, मैंने द्विवेदी युगीन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संबंध में चंद शब्द बोलने आ रहा हूँ, लेकिन समयाभाव के कारण मैं संस्कृति और भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा, तो भारतीय साहित्यकारों खासकर कवियों ने संस्कृति के बारे में अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है, इसके संबंध में बताने का प्रयत्न नहीं करता हूँ, ताकि सुबह से अब तक जितने भाषण हम सुन रहे हैं, इन तमाम भाषणों में, वक्तव्यों में हम संस्कृति के विभिन्न रूपों का, जो संस्कृति के ऊपर आने वाले परिवर्तन का, अधिकार का सूर्य संस्कृति को किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर ध्यान रखे जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, तो द्विवेदीकालीन साहित्य में हम सांस्कृतिक बोध का सूर्य बहुत अच्छे ढंग से मुखर रूप से हम देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी में जो रेनेसांस का जो समय था, तो उसका असर जो पाश्चात्य देश में जो ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो रेनेसांस की जो सूर्य हमारे देश में सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ा है, और शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक दर्शन के क्षेत्र में उसका असर बंगाल में हम देखते हैं। केशव चंद्र सेन और विवेकानंद और रविंद्रनाथ और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सामाजिक कर्ताओं ने इस क्षेत्र को आगे बढ़कर समाज के क्षेत्र में ये परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर और मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों ने अपना दायित्व लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि तो संस्कृति के भारतीय संस्कृति, तो मैं सुबह इसलिए अपना संदेह प्रकट किया है कि तो भारतीय संस्कृति, तो मूल रूप में भारतीय संस्कृति क्या है, तो भारतीय संस्कृति की विभाजन करने के लिए, तो भारतीय संस्कृति की परिभाषा को बदल देने का प्रयत्न चाहे जाने अनजाने हमारे समाज में चल रहे हैं। इसलिए मेरे संदेह में ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसी एक चिंता आ गया है कि तो दरअसल भारतीय संस्कृति क्या है। तो भारतीय संस्कृति का मूल हमारे वेद और वेदांत है, और वेद और वेदांत से बाहर उत्पन्न स्मृतियां हैं और पुराण है। तो मैथिली शरण गुप्त की सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखते समय हमें पता चलता है कि उसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हमारे भारतीय संस्कृति के मूल पुराण और इतिहास मौजूद है। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 साल के साहित्यिक यात्रा के भीतर उन्होंने 60 से अधिक रचनाएं की, उसमें 40 से अधिक रचनाएं हमारे पुराण और इतिहास से संबंध इतिहास को लेकर लिखी गई है। उन तमाम कृतियों में उन्होंने भारतीय मूल्यों को संजोया करके भारतीय मूल्यों की अवधारणा को उसके पुनरुद्धार करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो उन्होंने भारत के पूरे देश के सांस्कृतिक बोध को हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। तो 1909 में उन्होंने अपने साहित्यिक रचना शुरू की है। तब से उन्होंने रंग में भंग में जो मारवाड़ के, जो राजस्थान के जो सांस्कृतिक परिदृश्य को अपने सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद आने वाले उनके सिद्धराज में गुजरात के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उन्होंने परिलक्षित किया है। और द्वापर में उन्होंने ब्रजदेश की कहानी कहती उनके सांस्कृतिक परिदृश्य को बताते हैं। और गुरुकुल में उन्होंने पंजाब की सांस्कृतिक परिदृश्य को हमारे सामने रखा है। साकेत में उन्होंने अयोध्या के सांस्कृतिक परिदृश्य को रखा है। इस प्रकार पंचवड़ी में महाराष्ट्र की
जय भारत में हरियाणा के संस्कृति, इस प्रकार पूरे भारत के एक सांस्कृतिक अवबोध को हमारे सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि भारत भारती से लेकर उन्होंने साकेत और पंचवटी तथा उनके नाटक तक की यात्रा पर हम सफर करते तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल को किस तरह बनाया है। उस संस्कृति को आत्मसात करके उन्होंने भारत को नए युग से निर्माण करने का आह्वान उनकी तमाम कृतियों के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो उनके तमाम कृतियों से पढ़कर हमें पता चलता है कि तो उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण को हमने निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। उसमें सबसे पहला है जो धर्म संबंधी उनकी धारणा। धर्म तो वास्तव में क्या है, तो उन्होंने संकुचित रूप में धर्म को स्वीकार नहीं किया है, उसके विकसित रूप को उन्होंने उसका अर्थ उन्होंने ले लिया है। तो उनके अनुसार कहे तो धर्म तो कर्म है, तो मनुष्य को पशुत्व से बचाने का तत्व है। तो संस्कृति भी वास्तव में वो है, तो मनुष्य को मानवीय गुणों को उजागर कर मनुष्य को अपने मानसिकता से अपने मनुष्य के लिए जिन गुणों का हम निर्धारण किया गया है उस मनुष्य की ओर जाने का एक उपकरण है संस्कृति। इस अर्थ में उन्होंने धर्म को स्वीकार किया गया है। और वर्णाश्रम धर्म संबंधी वर्णाश्रम पर उनका अपना एक दृष्टिकोण है। तो हम वर्णाश्रम संबंधी विचारों पर तर्क और वितर्क आज के जमाने में चलते हैं, लेकिन उनका वर्णाश्रम संबंधी विचार किसी न जाति से संबंधित, किसी न संप्रदाय से संबंधित नहीं, बल्कि परंतु तो उनका वर्णाश्रम संबंधी एक देश के पुनर्संस्कार का, पुनराविष्कार का, तमाम क्षेत्रों में विकास परिवर्तन लाने के लक्ष्य को साथ रखकर उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की स्वीकृति की है। उन्होंने ब्राह्मण को अपने तपोबल से, अपने बुद्धि से जागृति करने का उपदेश करते हैं। तो उन्होंने क्षत्रियों से कहते हैं कि काले समय के जो दिशा है, जो पतनशील अवस्था है, उससे हमारे देश को बचाने का उपदेश देते हैं। क्षत्रियों से नए कारखाना खोलकर हमारे देश की जो विकास के लिए उन लोगों को उन्होंने आह्वान करते हैं। इस प्रकार धर्म संबंधी और वर्णाश्रम संबंधी उनके विचार है। साथ ही साथ तो सबसे बड़ी बात तो आधुनिक सांस्कृतिक परिदृश्य में नारियों के प्रति जितना बोलबाला और जितनी ताकत के साथ चर्चा होती रहती है, तो सुमा जी ने अपनी कविताओं के इशारे से व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने भी, मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से शताब्दियों से प्रताड़ित पीड़ित नारियों को उजागर करने का प्रयास, उनकी शक्ति को पहचान करने का प्रयास करते हुए उन्होंने दो प्रकार की नारियों को उनकी कृतियों के सामने हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो नारी के मातृत्व और पत्नीत्व जो है, दूसरा है उनके स्वतंत्र सत्ता वाली नारी। तो उनकी भी कामना है कि तो वे वैष्णव धर्म के विश्वासी थे, तो उनके माता पिता वैष्णव धर्म के थे, तो उनकी माँ काशीबाई तो राम कथा ही पढ़ती थी, इसलिए उनके बचपन से ही उनके जीवन में तो वैष्णव भक्ति की भावनाएं उजागर होती थी। इसलिए तो वैष्णव विचारधारा से ओतप्रोत कवि तो वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, तो उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के अनुसार कहा जाए तो हमारे मनुस्मृति में इस प्रकार लिखा है कि तो मनु ने कहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता आगमन होता है, तो नारीस्तु पूज्यते बंदे तत्र। इस विश्वास पर आगे बढ़ने वाले कवि हमें यह चेतावनी देते हैं कि तो शताब्दियों से पीड़ित नारियों को घर और समाज में सम्मान मिलना है। तो उनका दूसरा दृष्टिकोण है कि तो समाज के विकास में उनके योगदान की जोड़ना है। तीसरा है कि शताब्दियों से जो कुलसित रीतियां, जो निष्ठाएं, जो संप्रदाय नारी के ऊपर है उसको हटाना है। इस प्रकार नारी को उजागर करने की दो नारी विमर्श के बारे में चर्चा करते हुए कितनी शताब्दियों के बाद जो द्विवेदी युग में भी उन्होंने नारी के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने उनके साकेत में उन्होंने नवस्मृति या दल संस्कार में उन्होंने नारी की ये शक्ति की कथा कहे तो उन्होंने नारी की क्षमता को अक्षुण्ण करते समय
खासकर उर्मिला के उर्मिला के जो जितनी जो परित्याग नारी है उसकी कथा बताने के साथ साथ श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक महामानव के रूप में प्रस्तुत करके हमारे सामने वर्तमान जीवन की विषमताओं से जोड़ कर रखने का प्रयास उन्होंने किया है। तो उसी प्रकार परिवार संबंधी धारणा भी है, तो उनका दृष्टिकोण है परिवार तो राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ी पाठशाला है, इसलिए मूल्यों का, आदर्शों का पहली पाठशाला हमारा घर है, इसलिए हमारे परिवार को हम बनाए रखे, वहां से ही जो व्यक्ति से लेकर समाज और समाज से लेकर राष्ट्र है, उस राष्ट्र को, उस सुसंस्कृत राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे पहली पाठशाला हमारे परिवार है। तो उन्होंने कर्मवाद पर, जन्मांतरवाद पर, अवतारवाद पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन ये सभी वाद तो अवतारों को वे स्वीकार करते हैं, लेकिन ये अवतार जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने उनकी रचनाएं लिखी है। और इसी प्रकार तो आज हम युद्ध की बात कर रहे हैं, वर्तमान समाज में भी अब हम जो बातें करते हैं उस समय भी देश के विभिन्न कोने में कितने भी बच्चे, कितने भी नारियां, कितने भी मनुष्य मर रहे हैं युद्ध के कारण। उन्होंने विश्व शांति की घोषणा अपनी रचनाओं के बारे में कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है, हम एक माला की मणियों की तरह हम जीना चाहिए, और विश्व बंधुत्वता, दैव वसुदैव कुटुंबकम आदि विश्वासों पर देखकर उन्होंने विश्व शांति की घोषणा भी की है। और उसी प्रकार उन्होंने एक मानवतावादी है, तो कहने के उनकी तमाम कृतियों पर यात्रा करते समय में हमें लगता है कि वे मानव के पक्षधर है, तो साधारण मनुष्य के पक्षधर है। तो इस प्रकार मानववादी, मानव मैत्री के, विश्व बंधुत्वता के एक पगड़ेदार के रूप में, एक रखुआर के रूप में मैत्री शरण गुप्त हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो उनके साकेत, उनकी यशोधरा और उनके विष्णुप्रिया, उनके गुरुकुल, इन पंचवड़ी तमाम रचनाओं में, उनके नाटक में, सभी रचनाओं में इस प्रकार भारतीय संस्कृति के मूल अस्मिता को कायल रखकर उन्होंने कहता है कि तो हमारी संस्कृति हमारे देश का प्राण तत्व है, ये प्रवाहमय प्राण तत्व है, यह जीवन जीने की तरीका है। ये तरीका शताब्दियों से जमे हुए हैं, जमा होकर इस यहाँ छाया रहता है, जहाँ हमारा जन्म लेता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के मूल रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारती में लिखा है कि तो हमारा अपना एक गौरव था, तो मध्यकाल में उस गौरव का पतन हुआ है, तो आज हम कौन थे, हम क्या हो गए, अब हम क्या होंगे। इन्होंने तमाम भारतीयों को चेतावनी देकर विचार करने का अवसर प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तो संस्कृति के मूल भाव को आत्मसात करके आधुनिकता के साथ आधुनिकता का रंग जोड़कर वर्तमान जीवन की विभीषिकाओं से हमें बचाने का महत्वपूर्ण प्रयत्न अपनी रचनाओं के द्वारा करते हुए उन्होंने एक अमूल्य भारतीय संस्कृति की परिभाषा को हमारे सामने रखते हैं। तो और से अधिक बातें कहने का आग्रह मेरे मन में है, लेकिन मैंने इसके लिए नहीं जाता हूँ। एक बार फिर इस महासंगोष्ठी में, इस महाविद्यालय के इस मंच पर आकर छंद शब्द बोलने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। इतने तमाम विद्युत गणों के सामने आकर छंद शब्द बोलने का अवसर मुझे जो मिला है, मैंने पहले ही सोचा था तो मैत्री शरण गुप्त की रचनाएं तो उन पर अध्ययन करना, सागर के किनारे बैठकर उसकी गहराई पर एक उसके सामने बैठ, उसके किनारे बैठकर जिस तरह उसकी गहराई की और हम परीक्षण निरीक्षण करेंगे, उसी प्रकार की मेरी अवस्था मैत्री शरण गुप्त की साहित्य लंबी साहित्य यात्रा, तो उसका अध्ययन करने के लिए मैं जैसा व्यक्ति अधीर हूँ, फिर भी मैं मूल रूप से उनके जीवन के दृष्टिकोण को आपके सम्मुख एक रेखा के रूप में प्रस्तुत करने का मात्र कार्य किया है। एक बार फिर सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सौभाग्य प्रार्थित कर अपने भाषण को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपकी वाणी के लिए धन्यवाद पवन कुमार जी। अब मैं वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर शीला कुमारी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
आदरणीय विद्वज्जनों, आशीष त्रिपाठी जी, मरेंगे कॉलेज की प्राचार्य सुमा जी, कुलत्तूर कॉलेज की प्राचार्य मंजू जी और छबरा कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर अभी होने पर भी एसोसिएट है, ओके, एसोसिएट प्रोफेसर गोगो सर और यहाँ मौजूद अध्यापक एवं प्यारे छात्र छात्राओं सभी को सादर नमन। मुझे मालूम है आप सभी जाने की व्यस्तता में हैं, फिर भी मैं जानती हूँ आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वे सभी संस्कार संपन्न हैं, सभ्यता से संपन्न हैं। आप सभी को अपने आप से गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करना बाएं हाथ की खेल नहीं है, बाएं हाथ का खेल नहीं है। फिर भी इतनी सारी सुविधाएं आप सभी के लिए बना रहे हैं। इसमें से समय हो चुका है, हमारा टाइम तो 3:30 है, इसलिए हम जाएंगे कर जाना अच्छा नहीं है। जैसी भी हो आप सभी को मेरा शुभ आशीष। जितने छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं सभी सरकारी कामकाज में हासिल सरकारी कामकाज का पद आपके पीछे आ जाए, यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करती। और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज हिंदी विभाग की प्राध्यापिका रही और मेरे सारे मित्रगण यहाँ हैं। इसी प्रकार के इंट्रोडक्शन के बिना जाना मेरे लिए मुश्किल है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे विभाग की एक संस्कृति है, एकता में बल है। वही संस्कृति मैंने यहाँ देखा। जैसे कि क्रीम कलर की साड़ी पहनने वाली अध्यापिकाएँ और ये कलर जो हरा का है ब्लू करे पता नहीं, फिर भी उसी रंग में है ना हमारे पीएचडी छात्र छात्राएँ। और जाने अनजाने मंजू जी यहाँ की ही है, वो उन्होंने साबित किया है अपनी साड़ी से, है ना। असल में वही है, यहाँ से उनको विदाई नहीं दी समय के अभाव से, तो विदाई की एक फंक्शन है ना सुधा जी, है। इसलिए अभी भी मंजू जी कुलत्तूर कॉलेज में होने पर भी यहाँ की है, इसलिए उन्होंने भी जाने अनजाने ही प्रकृति है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा समझा दिया यही साड़ी पहन लो, जो कि आपकी सहेलियाँ वही साड़ी पहन रही हैं, ओके। तो इसकी संयोजिका जो है शिल्पा शरद जी यही है, चलेगी। अच्छा, शिल्पा जी मेरी बहन है, बहन समान है, कभी कभी नानी भी बन जाती है मेरी, है ना। सारी बातें जो कुछ करती है अच्छी ढंग से करती हैं, जो करती है वो भूल जाती है। उन्होंने ही मुझे एक साड़ी खरीद कर दे दी, लेकिन उन्होंने भूल गई, तो वे भूल गई। मैं आकर पूछ ली ये साड़ी कैसी है, पूछने पे बहुत अच्छी है दीदी, बहुत अच्छी है, तो उसे पता नहीं था, उसने ही मुझे दी है, यही है शिल्पा। अच्छा, अभी उससे पता चला। जैसे भी हो, हम अभी कविता के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में बता रहे हैं और अभी हमारे एचओडी साहब आए और जैसे कि सुधा जी ने बता दिया, जब कभी अशोक जी यहाँ है, यहाँ पढ़ने वाले सारे छात्रों के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उनको विभाग की ओर उतनी रुचि है, आत्म संबंध है, वो अपनी सारी वृत्तियों में कृतियों में वो दिखाएंगे ही। और सभी को एक बार भी पुनः नमन करती हुई मैं कविता के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में बताने के लिए केरल से जन्मी एक कवयित्री की कविताओं के बारे में बताना चाहूँगी। कवयित्री का नाम है शीला गौरभी। उनके 2 काव्य संग्रह है, कुसुमांजलि और पुष्पांजलि। उन पर कैसे हैं, बाहर के केरल को छोड़कर बाहर की जगहों में खूब चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों मैं शीला गौरभी को छोड़ूं, शीला गौरभी को चुनना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। यही सोचकर मैंने शीला गौरभी की कविताओं के बारे में आपके सम्मुख उनके सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। केवल 10 मिनट ही लूँगी। और
जैसे कि हमारी संस्कृति में अभी तो आशीष त्रिपाठी जी, सुमा जी और गोबर जी और मंजू जी सभी संस्कृतियों के बारे में बता दिया है। मैं आपसे बता देती हूँ, संस्कृति में बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें परंपरा से अपने आत्मा में बसी हुई है। तो ऐसी एक बात है, जब कभी जो भी बातें हम शुरू करेंगे तभी हम गणपति वंदना करेंगे ना, गणपति को मुख्यतः। इसमें इसका मतलब नहीं कि हमारी जाति धर्म सब कुछ छोड़ दीजिएगा, जैसे भी हो कोई ईश्वर वंदना। जैसे कि शीला गौरव भी अपने कुसुमांजलि नामक काव्य संकलन में उनकी पहली कविता जो है वो विनायक स्तुति है। विनायक स्तुति में उन्होंने ऐसा लिखा है, आरंभ देवते विनायक आदि पूज्य महाप्रभु चरण पद्मों पर नग मंगल गुणगान करती में पार्वती तनय ढूंढ राजा प्यार दुलार से उभार देने के लिए गणपति जी से विनती की है। उसी के साथ ही साथ सरस्वती वंदना, सरस्वती को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए सरस्वती वंदना की है। माता परमेश्वरी, माता भुवनेश्वरी, सकल विद्या की चिर अधिष्ठात्री, आभार अभिव्यक्त चिर करती में संरचना चेतनादायक तेरा चारु दर्शन। हमारी संस्कृति की एक बात है, माता पिता गुरु देव। और उन्होंने अगली कविता ऐसी लिखी है समर्पण कर। इसमें 4 स्टैंजाएं हैं। उन्हीं चारों स्टैंजाओं में उन्होंने एक माता को, पिता को एक ही कविता में ही चारों बातों को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। याद है मुझे माया भरे इस भाव जगत के घरों के एक एक खोल के मांग के अत्यधिक वात्सल्य से पावन प्रपंच सच्चाई दिखाई तूने। याद है मुझे अंधेरे के घने कोहरे में इधर उधर धड़क भड़क गिरने पर पिता की प्रज्वलित प्रदीपिका सा मेरा मार्गदर्शन किया तूने। याद है मुझे जीवन सत्य की गहराई दिखाकर आत्मा की एकता प्राप्त करने एक कर्मठ आचार्य सी हाथ पकड़े सही दिशा दिखा दी तूने। याद है मुझे अपनी अंतरात्मा में निहित शक्ति में परकोटि प्रकाश फैला कर अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी सी श्रद्धा भक्ति संचारित की तूने। इसी प्रकार समर्पण नामक कविता में उन्होंने इन सारी बातों को हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार इन सारी बातों को एक साथ लाने का प्रयास किया है। और प्रकृति को माता समझने की संस्कृति हमारी है, इसीलिए उन्होंने लिखा है, प्रकृति माते तेरी रागात्मत्वस्य चारुता जनता में जगाती अचल अटल आत्म भरोसा सुरम्य प्रत्युष वेला से भव्य प्रदोष वेला तक अद्भुत करामतें तेरी खुदगी बन देखते सब कुछ भूल गई भावुक आश्रिता बन के। देखिए प्रकृति को भी उन्होंने ऐसे एक स्थान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जागरण नामक कविता में दूसरों को जागृत करने का, ऐसा आलसी पर बैठने से कुछ भी काम नहीं होगा, इसलिए जिस प्रकार आदित्य भगवान आकर दूसरों को जगा देते हैं उसी प्रकार सभी को जागृत करने की प्रेरणा देती है। लेटने पर भी मुझे लेटने नहीं देता, पुकारते पुकारते अपनी ओर ले जाता, प्यार भरा अभिमंत्रण कोई निर्मम अनादृत कर सकता इस धरती में, वो पूछ रही है। उसी प्रकार कर्म मंत्र, धर्म एवं कर्म, असाध्य कर्म, ऐसी कविताओं में उन्होंने ये सारी बातें बता दी हैं। साथ ही साथ ईर्ष्या नामक कविता में उन्होंने ऐसी एक बात बता दी है कि हम मनुष्य दूसरों से ईर्ष्या रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी आत्मा ईर्ष्या पसंद नहीं करती। ईर्ष्या कब बन जाती है? जो बातें हमें नहीं मिलती
वही बात दूसरों को मिलने पर हमारे मन में अनजाने ही क्या भाव आ जाती है, ईर्ष्या भाव आ जाती है। इसलिए कवयित्री कह रही है, ऐसे ईर्ष्या भाव रखने से क्या भाएगा। तेरे शरीर के अंदर जो अंतरात्मा बैठती है वो तो तटपटाती है, वही बता रही है। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर के अंश, वही आत्मा ईर्ष्या पसंद नहीं करती, क्योंकि ईश्वर के लिए सभी जन एक ही जैसे हैं। जैसे दूसरों को अच्छी बातें हो रही है, तब क्या हो रहा है, वो ईश्वर परमात्मा भी सुखी बन जाते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी उसी प्रकार दूसरों के सुखी होने पर हमें भी बहुत खुश होना चाहिए। और मंजिल नामक एक ऐसी कविता है जिसमें यही सांस्कृतिक परंपरा दिखा देती है कि दूसरों को प्रेरणा दे। मंजिल पाना आसान है, वही बता रही है, मंजिल पाना आसान है लेकिन उद्यम तो करना है। मंजिल पाना आसान है लेकिन उद्यम तो करना है। मेहनत करने से मिलेगा फल, बोए बिना पाए कैसे। देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे हमारी संस्कृति का अंश है, इसलिए उन लोकोक्तियों या मुहावरों से उन्होंने लिखा है, प्रयत्न करो सफल हो जाओ, सपने मात्र से न चलेगा काम, पुरुषार्थ का आसरा लेना ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। और भी लिखा है, जीवन की खूबसूरती छक देखो, सही मायने से उतर कर परखो, असली मंजिल हासिल करने से जान में जान आएगी जरूर। और अभी गोपा कुमार सर ने बता दिया था, जैसे कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यते देवता। आजकल हमारे यहाँ नारियों के प्रति बहुत सारी पीड़ाएं हो रही है, लेकिन कवयित्री ने यही सोचकर लिखा था कि जैसे कि माँ बच्चों के जन्म होने पर एक एक बातें बताकर उन्हें समझा देती है, तो उसी प्रकार माँ को ये बात भी समझा देनी है अपने बेटों को। धन्य वह माता जिन्होंने अपने बेटे को समझाया, नारी ममता का पात, प्यार के योग्य उसको मान दे सम्मान दे, उसके सम्मुख भेष धरना स्वांग रचना, उसकी मर्यादा छीनना, उसे अपमान करना पाप एवं अन्याय। धन्य वह माता जिन्होंने अपने बेटे को सिखाया, नारी से यूँ बातें करें जिससे उसका सम्मान बढ़े, उसका हृदय वज्र से नहीं नरम तंतुओं से बना है, प्यार करे ऐसा जिससे आत्मा उसकी तृप्त हो जाए, उसके तन मन का अंतिम क्षण तक कद्र करे, जिससे तेरी मर्यादा इज्जत बढ़ जाए। माँ इसे बातें बतानी है बेटों से, दूसरी स्त्रियों के मान मर्यादा रखने से तेरा भी मान बढ़ जाएगा। और ऐसी 4 स्टैंजा से अंत में लिखा है, धन्य वह माता जिन्होंने अपने बेटे को समझाया, नारी मन का आदर कर, बेवफाई न कर, उसको कंधे से कंधा मिला कर ले चल, उसकी प्रगति में तहे दिल से प्रेरणा प्रोत्साहन दे, उसको दुर्बला नहीं अबला नहीं सबला मान, तेरा सुख चैन उससे चौगुना बढ़ जाता दे। धन्य वह पुत्र, अंत में बता रही है, धन्य वह पुत्र जो माँ की हर एक बात मानता, नारी का कद्र करता, उसके आंसू का मूल्य जानता, उसका अभिप्रेरक बनता। धन्य वो पुत्र जो माँ की हर एक वाणी आत्मसात करता, उसको एकदम हृदय पूर्वक निभाता। धन्य वह माता, धन्य वह पुत्र जिसके करों में रहता नारी वर्ग सुरक्षित। ऐसे माँ और पुत्रों की कामना करती हुई शीला गौरवी जी ने उनकी माँ के बारे में लिखी है। माँ की भी आदर करना है। पुष्कर में विकसित सलोनी ललित कमलिनी माँ। पुष्कर माने शीला गौरवी के पिता का नाम है, ललिता उनकी माँ का नाम है, इसलिए उन्होंने माँ नामक कविता में ऐसी लिखा है, पुष्कर में विकसित सलोनी ललित कमलिनी माता, पिता के वाम भाग में सदा बहार सी चमकती रही। अपने परिवार से बढ़कर ना कुछ लेन देन इनका, पति बच्चों की देख रख ही इनका मंत्र जब रहा। ऐसी कुसुमांजलि 57
कविताओं का संकलन है, जिन्हें उन्होंने अपने बड़े भाई साहब, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, उनको समर्पित किया है। यही है उनके बड़े भाई। और उन्होंने लिखा है, भैया आपकी 30वीं पुण्यतिथि पर समर्पित यह काव्य पुंज मेरी प्रथम मौलिक कृति श्री विद्या के कृपा कटाक्ष से प्राप्त अक्षर संपन्न कुसुमांजलि। और 2020 में प्रकाशित इस रचना के बाद 2023 में उन्होंने अगले दूसरा काव्य संकलन का प्रकाशन किया, वही है पुष्पांजलि। वो तो उन्होंने अपने पिताजी को, जिनका देहांत अभी अभी हुआ था, तो उन्होंने उनको समर्पित करके लिखा है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। कविता आप सभी जानते हैं, कविता वह होती है जो हमारी मान्यताओं को दिशा एवं दर्शन कराती है, साथ ही संपूर्ण मानव जाति को कर्मठता एवं मनुष्यता का संदेश भी प्रदान करती है। और पापा के बारे में उन्होंने लिखा है, हे प्यार के संचय, हे वात्सल्य के स्रोत, हर लम्हों पर, हर कदमों पर जानती आपकी आत्मा का स्पंदन, प्रार्थना करती अहर्निश में आपकी शाश्वत शांति के खातिर। और कवयित्री निवेदन नामक एक कविता में बताई है, कर्मों को सुदृढ़ सबल बनाने, पीड़ाओं यातनाओं को दूर भगाने, विश्व संस्कृति कायम सुस्थिर रखने, हे विश्व चैतन्य संभालने मुझे, जीवन में उज्जवल कल्याण देने, जटिल भावनाओं को भस्म कर दे, जगत लीलाओं को परमानंद मनाने, हे जगदीश्वर सिद्धि एवं बुद्धि दे दे। इतनी सारी बातें कहकर मैं आज अपनी बातें यहाँ ही समाप्त कर देती हूँ। आप सभी के लिए हृदयंगम धन्यवाद, आभार। आपकी कोयल वाणी के लिए धन्यवाद शीला जी और शीला गौरवी जी। शीला गौरवी कौन है, आपको पता है कौन है? हमारे सामने जो वाइट है। धन्यवाद जी। अब हिंदी विभाग की ओर से हमारे हिंदी प्राध्यापकों के बीच से होकर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति होने वाले हमारे प्रोफेसर सुमा जी, प्रोफेसर शीला कुमारी जी, प्रोफेसर मंजू जी को हिंदी विभाग की ओर से आदर करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सुमा जी को आदर करने के लिए हमारे विभाग की एसआर श्रीकला जी को आमंत्रित करती हूँ। सुमा जी हमारा आदर स्वीकार करें। शीला जी को आदर करने के लिए हमारी अध्यापिका सुमा जी को आमंत्रित करती हूँ। शीला जी हमारा आदर स्वीकार करें। मंजू जी को आदर करने के लिए हमारे विभाग की अध्यापिका सुधा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए सुमा जी को